नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का हथौड़ा लेक्चर सीरीज के अंदर ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली ही इंडिया गेट पर स्थापित किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज है और मैंने सीडीएस को 6 बार क्वालिफाई किया है, एफकेट को 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है। हमारे इस चैनल के ऊपर हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पेपर 2 की तैयारी करवाते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके सभी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा कंटेक्स्ट है टॉपिक का, उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। किस वजह से सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। तो देखिए, अभी रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको मनाया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि उनका इंडिया गेट के ऊपर एक स्टेच्यू को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि बहुत ही ग्रैंड लेवल का होगा और इम्पेकेबल होगा, ग्रेनाइट से बना हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर बताई गई है, वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन पुरस्कार किनको दिए जा रहे हैं, किस फील्ड के अंदर दिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, उनके रिगार्डिंग ये दिए जा रहे हैं। इनको 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपके सॉरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये कौन थे, एक्चुअल में क्या है। तो इनका एक शॉर्ट लाइन में आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। तो बेसिकली एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे अपने पेट्रोटिज्म की टेक्निक्स को लेकर। और इन्होंने खुद आजाद हिंद फौज नाम की एक अलग से एक कम्युनिटी बनाई थी, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। साथ में उन्होंने अपना एक फेमस स्लोगन दिया था, जो क्या है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये बात थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। अब हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में आएंगे। अर्ली लाइफ में ये कहाँ पर जन्म हुआ और क्या चीजें इनकी लाइफ से हैं, जो कि हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आ सकते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म जो 23 जनवरी 1897 को हुआ है, वो कहाँ पे हुआ? कटक के अंदर हुआ। कटक कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा के अंदर। ओडिशा डिवीजन थी उस टाइम पे, वो बंगाल प्रोविंस के अंदर आता था। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम पे अलग हो चुका है। तो उनका जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। और उनके जो जन्म की तिथि है, यानी कि 23 जनवरी, उसको अब हम क्या, कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। दोस्तों, इन्होंने 1919 के अंदर ही अपना इंडियन सिविल सर्विसेज का, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें, तो इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन उन्होंने बाद में उसको रिजाइन कर दिया था और बोला था कि मैं जो भी कोई काम करूंगा वो मैं अपने देश हित के लिए करूंगा और अंग्रेजों के अंडर रहकर मैं काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने अपनी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन बताया विवेकानंद के टीचिंग से, यानी कि स्वामी विवेकानंद थे, उनको एक तरीके से अपना रोल मॉडल मानते थे, स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। और इनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे, यानी कि जो जो कि उनको पॉलिटिकली हर चीज के बारे में सजेस्ट करते थे, वो कौन थे दोस्तों? चितरंजन दास थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि उनके पॉलिटिकल मेंटर कौन थे। तो वो कौन थे? चितरंजन दास थे। उन्होंने उनके लिए एक एडिटर के रूप में भी काम किया है, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था दोस्तों? फॉरवर्ड नाम का न्यूज़पेपर था। और बाद में इन्होंने अपना खुद का एक न्यूज़पेपर तैयार कर लिया, जिसका नाम इन्होंने रखा स्वराज। उसके बाद इनकी कांग्रेस के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक एसोसिएशन रही, लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट के कारण इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। ये दोस्तों किसके लिए जाने जाते थे? इन्होंने बोला था हमें कंप्लीट तरीके से फ्रीडम से, यानी कि अनक्वालिफाइड स्वराज चाहिए, यानी कि उसके लिए कुछ आप कंडीशन नहीं रखेंगे कि स्वराज के लिए आपको ये चाहिए। तो इन्होंने बोला है अनकंडीशन स्वराज चाहिए मेरे को हर मोड़ पर। और उन्होंने उस टाइम पे जो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, उसको नेहरू रिपोर्ट भी बोला जाता है फेमसली। और उसमें क्या बोला गया था कि इंडिया के लिए डोमिनेंट स्टेटस की मांग रखी थी, लेकिन इन्होंने उसी टाइम पे उसको अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि उन्होंने बोला ऐसी बातें नहीं चलेगी। फिर उन्होंने क्या किया 1930 के अंदर दोस्तों, बहुत ही फेमस मूवमेंट चला था साल्ट सत्याग्रह नाम से, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन क्योंकि वो उसको जो लीड कर रहे थे वो महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, और बाद में उसी के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी स्टार्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको बाद में अपना विड्रॉ कर लिया गया था। और कंडीशन क्या, उससे पहले की कंडीशन क्या थी दोस्तों? गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, उस सभी की चीजें के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई। तो इन्होंने दोनों ही चीजों को एक तरीके से अपोज किया था, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। और दूसरा क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को के सस्पेंशन पर भी इन्होंने क्वेश्चन खड़े किए थे कि ये आपने क्यों मूवमेंट खत्म कर दिया, जबकि ये मूवमेंट इतना अच्छे से चला हुआ था। तो गांधी जी के उस टाइम पे अगेंस्ट खड़े हो गए थे 1930 के अंदर ही दोस्तों। उस टाइम पे जो मेन लीडर थे जो कि लेफ्ट ओरिएंटेड थे, यानी कि जिनकी सोच थी वो लेफ्टिस्ट थी थोड़ी, उसमें आपके जवाहरलाल नेहरू भी आते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू भी उनके अंदर आते हैं। और एम एन रॉय उनके सबसे फेमस लीडर थे। तो इन्होंने जो लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स उनके साथ हाथ मिला लिए थे और अपना सारा का सारा काम अब ये लेफ्ट
ओरिएंटेड थिंकिंग से करने लग गए थे। इन्होंने दोस्तों फिर बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, यानी कि हर साल के अंदर आपकी एक मीटिंग की जाती थी, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो दिसंबर के अंदर ही कंडक्ट की जाती थी, और उसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता था जो कि उस पूरी को एक तरीके से सुचारू रूप से चलाने का काम करता था और जो फाइनल डिसीजन लेता था। तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े थे उस पोस्ट के लिए, और ये हरिपुरा 1938 के अंदर उसमें जीत भी गए थे और ये प्रेसिडेंट भी बन गए थे कांग्रेस के। ठीक है दोस्तों, और बाद में अगले ही साल 1939 के अंदर ये दोबारा से फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत गए। उस टाइम पे जो इनके अगेंस्ट थे वो कौन थे, वो गांधी जी के जो एक अलाय थे, या फिर गांधी जी के ही कुछ बोल सकते हैं कि उनके उनके चाहने वाले थे, जिसका नाम था पट्टाभाई सीतारामैया। तो उनके अगेंस्ट इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया, लेकिन क्योंकि इनके उस टाइम पे गांधी से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुके थे, तो उनके बीच में आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस आ गया, तो वो उसके कारण फिर क्या हुआ, बोस ने उसी टाइम पे रिजाइन कर दिया और कांग्रेस को एक तरीके से छोड़ दिया। और बाद में क्योंकि ये डिस्प्यूट काफी बढ़ चुका था, बाद में फिर जो इसके प्रेसिडेंट बने 1939 में, कौन बने थे आपके, राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह पे फिर प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर दोस्तों उन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर दी, जिसको नाम रखा उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, या पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं या फिर अपनी खुद की सिंपल पार्टी कह सकते हैं, जिसका मेन काम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करना था, रिवोल्यूशनरी थिंकिंग को प्रमोट करना था दोस्तों। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बोल ली। उसके बाद दोस्तों क्या है कि फिर आते हैं हम इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर, सॉरी इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर आते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कभी अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें या फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी का जिक्र आएगा ही आएगा। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1943 के अंदर ये जापान से सीधा सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर उस टाइम पे क्या था दोस्तों, सिंगापुर उस टाइम पे जापान के कंट्रोल में था, यानी जर्मनी से कहां पे गए, सिंगापुर गए, और सिंगापुर उस टाइम पे किसके कंट्रोल में था, जापान के कंट्रोल में था। क्योंकि जापान उस टाइम पे बहुत ही मतलब हाईली एक्टिव एक ऐसा देश था जो कि हर देश को कंट्रोल करना चाहता था, हर देश के अंदर अपना कब्जा करना चाहता था, जैसे कि ब्रिटिशर्स पहले करते थे। तो सिंगापुर उस टाइम पे जापान के कंट्रोल में था, और उस टाइम पे इन्होंने 1943 के अंदर सिंगापुर के अंदर फिर एक नारा दिया था, दिल्ली चलो का। और दिल्ली चलो का जब नारा दिया था, उसी टाइम पे ये उन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये वाली भी बात उन्होंने उसी टाइम पे की थी। फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद गवर्नमेंट को फॉर्म किया, जो कि बैकग्राउंड के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करेगी और लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे सभी की सभी एक्टिविटीज को प्रमोट करने की कोशिश करेगी। फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी को भी बनाया, जो कि 1943 के अंदर इन्होंने बनाया था। हालांकि जो इंडियन नेशनल आर्मी है दोस्तों आपकी, वो सबसे पहले मोहन सिंह के लीडरशिप के अंडर उसको फॉर्म किया गया, और साथ में उनके कौन थे, मोहन सिंह के साथ में कौन थे, जापानीज मेजर थे, जिसका नाम था इवाची फुजीवारा। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिशर्स की इंडियन आर्मी ने जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, जो इंडियंस थे, उनको जब कैद कर रखा, तो उन्होंने क्या किया कि जो उन प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने अंदर ले लिया, और साथ में कुछ जो इनके साथी थे, जो किसी तरीके से जो इंडियंस थे, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में बसे हुए थे या फिर किसी वजह से वहां पे रुके हुए थे, तो इन सभी को उन्होंने कन्विंस करके अपनी खुद की फोर्स तैयार कर दी, जिसको बोला इंडियन नेशनल आर्मी। और उसमें लगभग लगभग 50,000 सैनिक एक तरीके से इकट्ठे हो गए थे। इसके अंदर आपकी एक वुमेन के रिलेटेड भी एक अलग से टुकड़ी थी या एक बटालियन थी, ये बात में ध्यान रखने वाली है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो आईए ने क्या किया, फिर अलाइड फोर्सेज आईएनए फोर्ट अलाइड फोर्सेस इन 1944। तो इन्होंने अलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट 1944 में फिर फाइट किया, और वो कहां पे की, मेनली इम्फाल और बर्मा के रीजन में इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 1945 के अंदर क्या हुआ, कुछ कुछ जो आईएनए के मेंबर्स थे उनको ब्रिटिशर्स पकड़ने लगे और उनको ट्रायल पे भेजने लगे, जिसकी वजह से पूरे देश में एक तरीके का ऐसे डिमोन्स्ट्रेशन होने लगे कि जो कि ब्रिटिशर्स को अपने चीजें अपने हाथ से जाती हुई देखी। फिर उसके बाद में कुछ मतलब बैकग्राउंड के अंदर ये बोला जाता है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है, उसी की वजह से जो ब्रिटिशर्स डर गए थे कि अब जो हमारी इंडियन आर्मी है वो हमारी खुद की बात ही नहीं मान रही है, और अब तो साथ में इनके लोग भी आ गए हैं, तो अब ये देश छोड़ने का टाइम आ चुका है। तो ये बात खुद उनके एक गवर्नर ने ही बोली थी कलकत्ता के अंदर, चेन्नई के अंदर। तो ये बात है दोस्तों। फिर उनके डेथ के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है कि सुभाष चंद्र की बोस की डेथ कब हुई है। तो ये बोला जाता है कि 1945 के अंदर ताइवान जो देश है, ताइवान देश के आसपास ही एक प्लेन क्रैश के हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, बहुत सारी थियरीज आई कि नहीं, वो उस टाइम पे जापान चले गए थे, या साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश के अंदर चले गए थे, या रशिया चले गए थे, या फिर एक नाम दिया जाता है गुमनामी बाबा का, जो कि आपके यूपी के अंदर ही किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर रहने लग गए थे। तो इनकी मृत्यु से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है या फिर थियरीज है, तो वो एक अलग चीज है, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की नहीं है। तो आज का जो मेन टॉपिक था दोस्तों, मेन टॉपिक को तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेपर 2 के रिगार्डिंग अगर कोई किसी भी तरीके की अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको इवेल्युएशन चाहिए, आपको क्या क्या आपकी प्रिपरेशन में दिक्कतें हैं, वो सभी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर 8930919491 के ऊपर, या आप हमें
अपने ईमेल एड्रेस पर भी अपनी जो क्वेरीज है वो सेंड कर सकते हैं, defensestudy007@gmail.com। और भी अगर आपको दोस्तों कोई भी चीजें चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए, क्वेश्चन हो उनको पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।